कहानी एक ऐसी दुनिया में शुरू होती है जो एक खास ताकत से भरी हुई है, जिसे रनक्राफ्ट कहते हैं। कुछ चुने हुए लोग इस अनोखी अलौकिक ताकत के साथ पैदा हुए थे और वो इस दुनिया के शासक बन गए। प्राचीन लोग रनक्राफ्ट को एक दैवी आशीर्वाद मानते थे, जो स्वर्ग से भेजा गया चमत्कार था। लेकिन इन अनगिनत आशीर्वादों के बीच एक ऐसा था जो बाकियों से अलग था, और उसे शापित असुरा रन के नाम से जाना गया। सीन अब एक लड़के की ओर शिफ्ट होता है, जिसका नाम है वैन। वो चोटों और तीरों से लहूलुहान है, जो उसके शरीर में धंसे हुए हैं। वो एक गुंडों के झुंड से भागने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार गुंडे उसे दयनीय हालत में छोड़ देते हैं और चिल्लाते हैं, निकट जा और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हमारा हीरो आगे भागता रहता है, हर कदम पर सांस के लिए जूझता हुआ, जब तक कि वो बर्फ में ढह नहीं जाता। जब से इंसानियत को रनक्राफ्ट का आशीर्वाद मिला, जिन बदनसीबों के पास ये शापित रन था, उनका भाग्य भयानक रहा। और इस बार बेचारा वैन वो शख्स है जिसे इस भाग्य को भुगतना पड़ रहा है। जैसे ही वो बेहोश होने वाला होता है, कुछ दयालु लोग उसके पास आते हैं और उसकी चोटों की गंभीरता देखकर तुरंत घबरा जाते हैं। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, और एक बूढ़ा आदमी जो उसके सामने खड़ा है फटाफट दो लड़कियों को अपनी जादुई शक्ति इस्तेमाल करने का आदेश देता है। दोनों तुरंत हरे माना को लड़के के शरीर में डालना शुरू कर देती हैं। उस घटना के बाद 7 लंबे साल बीत जाते हैं। एक गांव में कुछ ग्रामीण एक गुंडों के झुंड को डांट रहे हैं, जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी भी हाल में वो उस शख्स को नहीं छिपाएंगे जिसके पास शापित रन है। आखिरकार गुंडे हार मान लेते हैं और बूढ़ों को अकेला छोड़कर अपने मालिक के पास लौट जाते हैं। वो एक रहस्यमयी हुड पहने हुए शख्स को बताते हैं कि उन्होंने हर जगह तलाश की, लेकिन उन्हें एक भी रनकास्टर नहीं मिला। शापित असुरा रनमाला तो दूर की बात है। वो रहस्यमयी आदमी अपनी चिकनी उंगली एक गंजे गुंडे की ओर इशारा करता है और उसे आगे आने को कहता है। गुंडा वैसा ही करता है, लेकिन अचानक उसे चाकू से वार किया जाता है और दूसरा गुंडा पूरी तरह डर के मारे कांपने लगता है। जैसे ही लाश जमीन पर गिरती है, हुड वाला शख्स खड़ा होता है और कहता है कि इन माना रहित नीच लोगों से उसके टारगेट को ढूंढने की उम्मीद करना बेकार है। फिर वो अपनी हथेली उठाता है और दावा करता है कि वो उनसे अलग असुरा रन की बर्बादी को दूर से सूंघ सकता है। इधर जब गुंडे गांव छोड़कर चले जाते हैं, एक आवाज वैन और लिंडा को बुलाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे से बाहर आते हैं। वैन उस बूढ़े आदमी से माफी मांगता है कि उसने उसे और ग्रामीणों को परेशानी में डाला, लेकिन बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी चिंतित नहीं लगता। बूढ़े की पत्नी दोनों को प्यार से दुलारती है और मजाक में कहती है कि वो हमेशा इतना टाइम वहां नीचे क्यों बिताते हैं। लिंडा हंसकर कहती है कि वैन को वहां नीचे रहना पसंद है, लेकिन वैन बताता है कि ये वही जगह है जहां उन्होंने उसे बचाया था, तो स्वाभाविक है कि ये पूरे गांव में उसकी सबसे पसंदीदा जगह बन गई है। बूढ़ा आदमी अचानक वैन को छेड़ना शुरू कर देता है और बाकी लोग हंसते हुए इस मजे को एंजॉय करते हैं। फिर बूढ़ा अपनी पत्नी की ओर मुड़ता है और शादी के आयोजन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि सब कुछ सूरज ढलने के बाद शुरू होगा, जिससे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, शादी का समारोह शुरू होता है। सब लोग एक विशाल जलती हुई आग के इर्द गिर्द इकट्ठा होते हैं। वैन वहां नर्वस होकर खड़ा है, अपनी जिंदगी के इस बड़े दिन को लेकर। वहीं लिंडा इतनी खुश है जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन हो। बूढ़ा आदमी खुशी खुशी दोनों को पति पत्नी घोषित करता है और उनसे कुछ शब्द कहने को कहता है। लिंडा जरा भी नहीं हिचकिचाती और गर्व से ऐलान करती है कि वो वैन के सारे आंसुओं को संभाल लेगी, ताकि वो रोना भी भूल जाए। ये सुनकर भीड़ पागल हो जाती है। जब वैन की बारी आती है, वो अपनी दुखद कहानी शुरू करता है। वो सबसे माफी मांगता है कि उसकी वजह से उन्हें इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी, जैसे आज वो गुंडों का मसला। वो कहता है कि जहां भी वो रुका उसे अनगिनत आपदाओं का सामना करना पड़ा और निराशा हमेशा उसका पीछा करती रही। वो कहीं भी नई जिंदगी शुरू करने की सोच भी नहीं सकता था। अगर उन्होंने उसे उस वक्त नहीं बचाया होता, तो वो अब तक मर चुका होता। वो अपनी ड्रामेटिक बातें जारी रखते हुए कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके जैसे शापित इंसान का यहाँ रहना सही भी है या नहीं। तभी उसकी उदास स्पीच को लिंडा बीच में काट देती है और सबके लिए एक एहसान करते हुए वैन को पूरी ताकत से मुक्का मार देती है। वो अपनी मुट्ठी ऊंची करके कहती है कि अगर वो उससे डरते तो उसे बचाने की जहमत ही क्यों उठाते। वो आगे कहती है कि 7 साल पहले जब वो वैन से मिली थी, शुरुआत में उसे चिंता थी, लेकिन जब गांव पर असली संकट आया तो वैन ने आगे बढ़ के सबकी रक्षा की। तभी सबने तय कर लिया कि वो उसके बारे में दोबारा कभी चिंता नहीं करेंगे, और अगर कोई और आपदा आएगी तो वो सब मिलकर उसका सामना करेंगे, जैसे पहले कर चुके हैं। बाकी ग्रामीण भी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वो अपने हीरो की जान देकर रक्षा करेंगे और उसे अब रिलैक्स करने को कहते हैं। फिर लिंडा की मां धीरे से दोनों के कंधों पर हाथ रखती है और कहती है कि अब समारोह पूरा कर लो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और खुलकर कहते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर वो इसे एक जोशीले फ्रेंच किस के साथ सील कर देते हैं।
इसी बीच भीड़ में एक रहस्यमयी शख्स अचानक बदल जाता है। वो अपनी असली शक्ल दिखाता है, वही पागल हुड पहने वाला शख्स, और मजाक में कहता है कि ये प्यारा सीन उसे रुला देगा। तभी एक जोरदार धमाका पूरे इलाके को हिला देता है। थोड़ी देर बाद हमारा हीरो धीरे धीरे होश में आता है। वो चारों तरफ बिखरी लाशों को देखकर शौक में चीख पड़ता है। वो डर के मारे पीछे हटने लगता है, धीरे धीरे अपना दिमाग खोने लगता है और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसे एहसास होता है कि वो अकेला बचा है और यहाँ तक कि लिंडा के माता पिता की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। वैन को यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वो पागल शख्स फिर से उसके ठीक पीछे प्रकट हो जाता है। अचानक एक हमला वैन को पीछे धकेल देता है। वो जमीन पर उछलता हुआ एक पेड़ से टकराता है। वो आदमी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे डर है कि कहीं असुरा रन अचानक ना उभर आए। लिंडा को बालों से पकड़कर वो खौफनाक आदमी धीरे धीरे वैन की ओर बढ़ता है और उसका शरीर एक गहरी भयानक आभा बिखेरता हुआ। वैन उस अजनबी से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन वो रहस्यमयी आदमी बेफिक्री से कहता है कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बताता है कि बाहर कोई ऐसा शख्स है जो असुरा रन में बहुत दिलचस्पी रखता है और उसे पूरी तरह अपने लिए चाहता है। वो कहता है कि बचे हुए लोग हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं, तो उसने सोचा कि सबसे आसान तरीका है कि सबको उड़ा दिया जाए। वो पागल आदमी फिर वैन को छेड़ता है और जोर से कहता है कि क्या ये सब अब पर्सनल हो गया है, लेकिन वो कहता है कि वो तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तो वैन को उससे कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। फिर वो अपनी शक्तियों को सक्रिय करता है और वैन को बताता है कि ये एक पॉकेट प्रिजन है जो उसके क्लाइंट ने बनाया है। इसके अंदर समय वैसा नहीं चलता जैसा असल दुनिया में। वो बात खत्म करता है और कहता है कि वो वैन को तब बाहर निकालेगा जब सही टाइम आएगा, हालांकि उसे यकीन नहीं कि वो टाइम कब होगा। वो आदमी अभी भी लिंडा को बालों से पकड़े हुए है। लिंडा अपने पति की ओर मुस्कुराती है, जबकि वैन उस जाल से निकलने के लिए बेताबी से छटपटाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर बेचारा वैन एक विशाल ककून में फंस जाता है और एक अजीब दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जहां वो एक ऊंचे पत्थर के मंच पर लेटा हुआ पाता है। वो ये मानना चाहता है कि सब कुछ रन से जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या उसका भाग्य वाकई में फंस गया है। सब कुछ शुरू से ही तय था। आखिर में जो कुछ भी हुआ, उसकी शक्तियों ने उसे सिर्फ दुख और विनाश ही दिया। और जिस दिन वो पैदा हुआ, उसका पूरा भाग्य पहले से ही पत्र में लिख दिया गया था। वो सोचता है कि अगर उसने पहले ही अपनी असली पहचान को स्वीकार कर लिया होता, तो शायद उसका पूरा परिवार बच सकता था। निराशा में वो कामना करता है कि काश इस बार चीजें अलग होती और शायद वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता। फिर लड़का इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसकी अपनी स्वार्थी इच्छा ने ही आसपास के सभी लोगों का नरसंहार करवा दिया। वो मृत ग्रामीणों से मिन्नती करता है कि वो उसे कभी माफ न करें जो उसने किया। वैन पूरी तरह सदमे में वहां लेटा है और सोचने लगता है कि क्या सचमुच कोई उच्च शक्तियां मौजूद हैं, और अगर हैं भी तो वो ऐसी क्रूर नियति को क्यों भी अस्तित्व में आने देती हैं। वो इस ख्याल को एक तरफ ढकेल देता है और इसके बजाय उस भारी दर्द पे ध्यान देता है जो उसे अब जीने की इच्छा भी नहीं रखने देता। वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता है और उन आवाज़ों से विनती करता है कि उसे अभी मरने दे और इस पीड़ा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। उसका दिमाग तुरंत अपनी पत्नी के बारे में सपना देखने लगता है, जो उसे प्यार से कहती है कि जो हुआ उसका दोषी वो नहीं है और वो उसे हमेशा हमेशा प्यार करेगी। वैन की आंखें अचानक चौड़ी होकर खुल जाती है और वो उठने लगता है, अपने आप से कहता हुआ कि ये सब पूरी तरह उसकी गलती है। वो खुद को डांटता है कि ऐसी स्वार्थी सोच में लिपटने के लिए, और जोर से चिल्लाता है कि उसे अपनी जिंदगी ऐसे खत्म करने का कोई हक नहीं है। वो बार बार चीखता रहता है कि वो अभी मरने वाला नहीं है, क्योंकि अभी एक बहुत जरूरी काम बाकी है। वैन खुद से कहता है कि मरने से पहले बदला लेना पहला काम है। असुरा रन की किंवदंती उसके दिमाग में घूमती है, जो कहती है कि असुरा रन हमेशा मौत और बर्बादी लाता है। लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। फिर उसे उस खौफनाक आदमी की बात याद आती है जो कहता था कि कोई और उसका रन चाहता है। वो कसम खाता है कि वो उस शख्स को जरूर उस रन का ऐसा स्वाद चखाएगा जो वो इतनी बेताबी से चाहता है। अपने प्रियजनों की यादें उसके दिमाग में आती हैं और वो उनसे कहता है कि बस थोड़ा और इंतजार करें, जब तक कि वो उनके लिए बदला नहीं ले लेता। लेकिन इसके लिए उसे पहले इस टेढ़ी मेढ़ी जेल से निकलना होगा। तभी उस पॉकेट डायमेंशन के प्राणी उसके दुख को खा रहे होते हैं और उसे खत्म करने के लिए उसकी ओर दौड़ते हैं। लेकिन वैन दृढ़ता से खड़ा रहता है और कसम खाता है कि चाहे 10 साल लगें या 10,000, वो उस नीच इंसान से बदला लेगा जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर वो उस डायमेंशन में समय धीरे धीरे बीतने के साथ उन राक्षसों को मारना शुरू करता है। 600 साल से ज्यादा के लगातार लड़ाई के बाद भी हमारा लड़का असुरा के रास्ते पर चलता रहता है, पूरी तरह अनजान उस भयानक शक्ति से जो उसका इंतजार कर रही थी। जेल डायमेंशन में 1000 साल बीतने से ठीक पहले, जब वो गहरी निराशा और अनंतहीन पीड़ा से जूझ रहा था, तब भी उसका संकल्प कभी कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिल में बदले की जलती हुई इच्छा थी।
अपनी आखिरी परीक्षा में वैन पूरे जोर से सामने वाले विशाल राक्षस की ओर दौड़ता है, लेकिन वो राक्षस अपने हाथों को जोर से ताली की तरह बजाता है और उसे मक्खी की तरह कुचल देता है। वो राक्षस अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लेता है, जिससे खून टपकने लगता है। फिर उसे छोड़ देता है। वैन जमीन पर ढह जाता है। 1000 साल की थकान के बाद आखिरकार बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो लिंडा का सपना देखता है, जो एक शांत पहाड़ी पर बैठी है। वो कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है ताकि वो आखिरकार एक परिवार बन सके। वो कहती है कि वो उसके साथ बच्चे चाहती है और एक गर्मजोशी वाला घर, जहां वैन हमेशा खुशी खुशी लौट सके। फिर लिंडा खड़ी होती है, मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखती है और कहती है कि उसका हमेशा से सपना रहा है कि वो उसके साथ जिंदगी जिए। लेकिन उस कमजोरी के पल में वैन अचानक हकीकत में वापस आ जाता है और उसके रन की असली ताकत आखिरकार जाग उठती है। उसके कुचले हुए शरीर से एक राक्षसी अर्जा रिसने लगती है और उसका रूप बदलने लगता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है, जिससे विनाश का स्वामी अकुरा प्रकट होता है। हालांकि वो कंफ्यूज्ड है, वैन तुरंत अपनी नई जागृत शक्ति का इस्तेमाल करता है और हेल्म्स को बुलाता है। उसे खुद पर निराशा होती है, क्योंकि अगर उसकी असली ताकत उस दिन जाग गई होती तो उसे बेबस होकर अपने परिवार का नरसंहार देखना नहीं पड़ता। उसकी नज़र सामने खड़े विशाल राक्षस पर टिक जाती है। वो पूछता है कि क्या वाकई ऐसा है, फिर बिना हिचकिचाए उसकी ओर दौड़ पड़ता है। हमारा हीरो एक ही वार से उस राक्षस को उड़ा देता है, जो पीछे की दीवार से टकरा जाता है। लेकिन हमारा लड़का अभी कहीं खत्म नहीं हुआ है। वो हवा में ऊंचा उछलता है, उसका हाथ पूरी तरह ऊर्जा से भरा हुआ, और अपनी स्किल डिस्ट्रक्शन फिस्ट को छोड़ता है, जो सीधे राक्षस की खोपड़ी में धंस जाती है। इसका विनाशकारी प्रभाव एक जोरदार धमाके में बदल जाता है। सीन अब जंगल में शिफ्ट होता है, जहां गुंडों का झुंड एक औरत को घेर लेता है। वो औरत कसम खाती है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लीडर कहता है कि ठीक है, वो उसके कुछ अंग ही ले लेगा। तभी वैन अचानक प्रकट होता है और उसकी बात को बीच में काट देता है। हमारा हीरो प्यार से पूछता है कि ये कौन सा साल है। इससे गुंडा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। गुंडा अपना हाथ वैन के सिर पर रखता है और कहता है कि ये 1500 का साल है। इससे वैन गहरी सोच में डूब जाता है। तभी दूसरा गुंडा पीछे से चुपके से आता है, वैन के सिर पर गदा मारने को तैयार। लीडर के इशारे पर वो गुंडा अपनी गदा वैन के सिर पर दे मारता है, लेकिन हमारा हीरो जरा भी नहीं हिलता। वहां मौजूद सभी लोग कंफ्यूज होकर ठिठक जाते हैं, समझ नहीं पाते कि अभी क्या हुआ। वैन अपनी नजर उठाता है और उस गुंडे को मौत की सर्द नजर से देखता है, फिर अचानक भड़क जाता है। पलक झपकते ही वो पूरे ग्रुप को कॉलेज स्टूडेंट की तरह, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह चीर फाड़ करने लगता है। अपनी नई शक्तियों के साथ वो हर गुंडे को साफ कर देता है, सिवाय उस गधे वाले के, जो अभी तक सदमे में है और समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। फिर वो उसकी ओर मुड़ता है एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान के साथ और कहता है कि वो उससे कुछ पूछना चाहता है। देखो, अतुन महाद्वीप में कई कॉन्टिनेंट्स हैं जो प्राचीन काल से रून्स की टूटी फूटी शक्ति से बने थे, लेकिन उनमें से एक राजवंश को सबसे महान घोषित किया गया, जिसे जोई किंगडम कहते हैं। वो अपनी राक्षसी मेल की वजह से सालों तक महाद्वीप पर राज करते थे। तो वो उस गुंडे से फिर पूछता है कि क्या उसके पास पकड़ी तस्वीर में जादूगर जोई किंगडम के राज परिवार की यूनिफॉर्म पहने हुए है। गुंडा जवाब देता है कि वो झूठ नहीं बोल सकता, बताते हुए कि वो उल्टा लटका हुआ है हीरो के रहम पर। हमारा लड़का और डिटेल्स मांगता है और वो जल्दी जल्दी बताता है कि 5 साल पहले उनके डाकू लीडर डीजीएल को एक भाड़े के सैनिक कैसोरॉक ने पर्सनली कांटेक्ट किया था। उसने एक ऑफर दिया और कहा कि ये किसी प्रभावशाली शख्स की तरफ से है। काम था एक खास शख्स को ढूंढना और कुछ गांव को जलाना, जिसके लिए उन्हें मोटी रकम मिलनी थी। अपने बचाव में गुंडा कहता है कि उन्हें कभी नहीं लगा कि ये काम जोई किंगडम के जादूगर की तरफ से था, तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी और देखते देखते उन्होंने सारे गांव जलाकर राख कर दिए। फिर वो खौफनाक डिटेल्स में उतरता है कि कैसे उन्हें सारी लाशें जलानी पड़ी, जिसके बाद उन्हें बैंगनी बालों वाले जादूगर से पेमेंट मिली। फिर वैन पूछता है कि क्या उन लाशों में कोई नारंगी बालों वाली लड़की थी। वो कहता है कि उसे साफ याद है कि वो बाकियों के साथ जल गई थी। माहौल न पड़ते हुए वो आगे कहता है कि उसे उसकी मौत का अफसोस है, क्योंकि वो गुलाम के तौर पर ज्यादा कीमत में बिक सकती थी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले हमारा लड़का उसे एक जोरदार मुक्के से फ्री प्लास्टिक सर्जरी दे देता है। बाद में डेल पहाड़ों में कहीं डाकू गुलामों को हाँक रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि बच्चे ताज़ा लगते हैं, लेकिन दूसरा शिकायत करता है कि वो बहुत बगी है। तीसरा आदमी समझाता है कि जितने जिंदा दिल बच्चे उतनी ज्यादा कीमत, तो ये विन विन सिचुएशन है। अचानक गेट पर दस्तक होती है और गार्ड उसे देखने का फैसला करता है और एक साथी गार्ड का सोललेस चेहरा देखता है। वो उससे पूछता है, भाई इतना टाइम क्यों लगाया। लेकिन जैसे ही वो बेखबर गार्ड गेट खोलता है, वैन सिर को नीचे गिराता है और एक तगड़ा लेफ्ट हुक मारकर गार्ड को सीधे किंगडम कम भेज देता है। दूसरा गार्ड हमारे लड़के को क्लब से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वैन उसका वार रोकता है और सारे अटैक्स को डॉज करता है। फिर एक और धांसू पंच मारकर उसे भी ध्वस्त कर देता है। इसके बाद वो बॉडी और सिर को घसीटकर बाकी डाकुओं के सामने ले जाता है, उन्हें चौंका देता है और उनके लीडर से मिलने की मांग करता है।
लेकिन ठीक उसी वक्त जब गुंडे अटैक करने की तैयारी करते हैं, उनका लीडर प्रकट होता है और चिल्लाता है, रुक जाओ। एक गुंडा डेल को कहता है, बॉस हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन डेल उन्हें याद दिलाता है, अरे तुम लोग खुद को मरवा लोगे, सामने वाला जादूगर है, मेरे जितना ताकतवर। फिर वैन उससे पूछता है, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। वैन जवाब देता है, जोई किंगडम का वो मर्सनरी, उसका क्या सीन है। ये सुनकर लीडर चौंक जाता है और पूछता है, कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए तुम्हें। वैन गरजता है, बताओ कैसोरेक कहाँ है, अगर अपनी जान बचानी है तो। डेल कुछ बताने लगता है, लेकिन तभी वो एक सकर पंच चार्ज करता है ताकि हमारे लड़के को वन शॉट में उड़ा दे। वैन हवा में उछल जाता है। डाकू लीडर उसकी मर्डरस इंटेंट को भांप लेता है और चिल्लाता है, तूने झूठ बोला, तू हमें स्पेयर नहीं करने वाला। वो ऐलान करता है, आज मैं इस ट्रबल मेकर का खेल खत्म कर दूंगा। और उसका शरीर मेटल ब्लेड्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, क्योंकि उसके पास ब्लेड रून एबिलिटी है। उधर वैन आह भरता है, सोचा था सीधा जवाब मिलेगा, बट नो। वो खून खराबे के बीच से ऊपर देखता है और लीडर की ओर छलांग लगाता है। एक जोरदार मुक्का उसके पेट में मारता है और फिर अटैक्स की बौछार कर देता है। लीडर दांत पीसता है और जवाबी हमला करता है, लेकिन वैन डॉज करता है जैसे जेक पॉल बनाम माइक टाइसन फाइट हो। लीडर अब एक वोल्टेक्स में रोल करता है, जो घूमता है और उड़ने वाले ब्लेड्स फेंकता है। वो चिल्लाता है, अब मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा, ये ब्लेड्स तुम्हें चीर देंगे। लेकिन वैन उस तूफान से बिल्कुल अनफेज्ड होकर निकलता है, जिससे लीडर हैरान हो जाता है, क्या इसे दर्द भी नहीं होता। वैन हंसता है, ये तो बस एक स्क्रैच है ब्रो, और आगे बढ़ता रहता है, जिससे लीडर का फॉर्मेशन टूट जाता है। लीडर फिर से अटैक चार्ज करता है और ब्लेड्स का एक विशाल मुक्का बनाता है ताकि फाइट खत्म कर दे। लेकिन वैन हिसाब लगाता है, ये बस मेरी स्किन पील करेगा ज्यादा से ज्यादा। वो अपने वॉइड के दिनों को याद करता है और उस दर्द को पॉकेट डायमेंशन के सामने शैलो बुलाता है। वो अपने गुस्से को चैनल करता है और एक जैब मारता है, जो ब्लेड फिस्ट को काउंटर करता है। लेकिन इससे पहले कि उसका दुश्मन रिएक्ट करे, वैन के मुक्के से एक एनर्जी बीम फटती है, जो सामने आने वाली हर चीज को वेपराइज कर देती है। आखिरकार फाइट खत्म होती है। वैन उन लो लाइफ डाकुओं की ओर मुड़ता है और कहता है, अब जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करता हूं। सूरज ढलने तक वो सबको ठिकाने लगा देता है। आखिरी बचा हुआ डाकू उसे बताता है कि कैज़ोरक उस वक्त नॉर्डिया किंगडम में था। पिटा हुआ चोटिल डाकू अब वैन से अपनी जान की भीख मांगता है, जैसा वैन ने प्रॉमिस किया था। लेकिन वैन कहता है, मैं कोई प्रॉमिसेस नहीं करता ब्रो। डाकू गुस्से में आ जाता है, लेकिन वैन हंसते हुए कहता है, अरे मजाक था। डाकू भी हंसने लगता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वैन का एक कराटे चॉप उसे खत्म कर देता है। वो कहता है, किसी को स्पेयर करने का आइडिया ही एक जोक है। रात में वैन सोचता है कि अगर वो चाहता तो जोई किंगडम पर इन्वेड कर सकता था, लेकिन चूंकि उसे डाकुओं पर भरोसा नहीं, उसे किसी न किसी तरह से कजारक से मिलना होगा और अपने हंच को कंफर्म करना होगा। वो अपने बनाए टोटम की ओर देखता है, जो डाकुओं की लाशों से बना है, और अपनी आंट, अंकल और लिंडा से कहता है कि वो इस टोटम को उसकी रिवेंज का टोकन मान ले। फिर वो एक मशाल फेंकता है और उसे आग लगा देता है, जैसे कोई सैवेज। फिर वो गैंगस्टर नॉर्डिया किंगडम की ओर चल पड़ता है। कुछ दिन बाद वैन आखिरकार नॉर्डिया किंगडम पहुंच जाता है। गिल स्ट्रीट की भीड़ में हमारा हीरो कैजुअली एक लड़के को सीधे चेहरे पर डेक कर देता है, जैसे ये उसकी मॉर्निंग रूटीन का पार्ट हो। बेचारा घुटनों पर गिरता है और चिल्लाता है, एना डॉल्टन वो है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वो उससे कहता है, शुरू में ही बोल देता तो शायद ये हैंड्स ना पकड़ने पड़ते। वो उसकी काइंड इन्फो के लिए थैंक्स बोलता है और चल देता है, अपनी ताज़ा बनाई विक्टिम्स की रेड कारपेट पर कदम रखते हुए। वैन सोचता है कि उसे पता करना होगा कि ये एना डॉल्टन एक्चुअली कौन है, और उसे जल्दी करना होगा क्योंकि एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकता। कल का ही वाकया काफी था, जब उसकी पावर्स का अचानक आउटबर्स्ट हुआ और वो प्योर पेन में चीख उठा। उसकी मैजिक पावर उसे पागल कर रही थी। हालांकि पॉकेट डायमेंशन में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन बताया जाता है कि मैजिक पावर मिस्टीरियस पार्टिकल से बनी होती है, जो आंखों से इनविजिबल होती हैं और पूरे यूनिवर्स में फैली होती हैं। इंसान इन पार्टिकल्स को हवा से अब्जॉर्ब कर सकते हैं, और यही उनकी रूनक्राफ्ट पावर को एक्टिवेट करता है। सिंपल भाषा में, जो लोग मैजिक पावर को अपने शरीर में स्टोर कर सकते हैं, वो सॉर्सरर्स बन जाते हैं। लेकिन अगर मैजिक पावर शरीर में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो यूजर लिटरली अंदर से एक्सप्लोड कर सकता है। इसलिए वैन को अपनी अनस्टेबल पावर्स को तुरंत सील करना होगा, वरना चीजें अगली हो जाएंगी। वो अपनी सारी विल पावर लगाकर एक्सेस एनर्जी को एक मैसिव ब्लास्ट में रिलीज करता है, जब तक उसकी मैजिक पावर सेटल नहीं हो जाती। हाफते हुए वो मुश्किल से उठता है और मानता है, अभी तो मैं ऑलमोस्ट नूब की तरह मरते मरते बचा। चूंकि उसकी मैक्सिमम पावर्स अब सील्ड हैं, वो बस लिमिटेड मैजिक ही ड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर वो रेकलेसली बची हुई पावर्स यूज करता रहा, तो सिर्फ उसके बाल जलने तक बात नहीं रुकेगी।
इसीलिए इस रैम्पेज की असली वजह ढूंढना अब पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गहरी सोच में खोया हुआ वैन एक्सीडेंटली किसी से टकरा जाता है, एक विशालकाय आदमी से जो ऑलमोस्ट गट्स जितना बीफी है। वैन सोचता है कि ये बड़ा वाला शायद बहरा है और चिल्लाता है, दूसरी बार बोल रहा हूं, रास्ते से हट जा। वो बफ जायंट उसे वॉर्न करता है, मिस एना अभी यहाँ प्लेस यूज कर रही है, सो तुम अभी बैक ऑफ करो। वो उस टावरिंग लड़के की ओर देखता है और कहता है, पहले बोलना था ब्रो। हालांकि उसने लिटरली वही फर्स्ट थिंग बोली थी। फिर वैन आउट ऑफ नोवेयर एक पंच मारता है और उसे ग्राउंड पर क्रैश कर देता है। वो अपोलोजाइज करता है और कहता है, जा प्रॉपर नींद ले, और आगे बढ़ जाता है। बिल्डिंग के अंदर 3 वाइट कपड़ों वाले आदमी चिल्लाते हैं, ये वैन कौन है, अभी बाहर निकलो। लेकिन हमारा हीरो उल्टा डिमांड करता है, मर्सनरी कैसेरैक के बारे में डिटेल्स दो। जवाब में एक आवाज गूंजती है, तू यहां मरेगा। वैन इंसिस्ट करता है, उस क्रीप के बारे में हर डिटेल दो, नहीं तो। लेकिन वो औरत उसकी बोल्डनेस पर हंसती है। वो अपने अंडरलिंग्स को ऑर्डर देती है, इसके मुंह को रिप करके मेरे पास ट्रॉफी की तरह लाओ। तुरंत तीनों आदमी ग्लो करने लगते हैं और वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिनके पास जरूरत से ज्यादा आई बॉल्स हैं। तीनों हमारे हीरो पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वैन जरा भी परेशान नहीं होता और कहता है, रियली मुझे वायलेंस यूज करके जवाब नहीं लेने थे। वो एक वुल्फ हाइब्रिड की ओर दौड़ता है और उसे शॉर्ट वर्क में खत्म कर देता है, शिकायत करते हुए कि हर बार लोग चीजों को हार्ड क्यों बनाते हैं। तभी उसे दूसरा वुल्फ चार्ज करते हुए सेंस होता है। वो कैजुअली अटैक डॉज करता है और वो दीवार में क्रैश कर जाता है। स्मूथ मूव्स के साथ रॉ ऑरा फार्म करते हुए वो ग्रेसफुली बैकफ्लिप करता है डिस्टेंस बनाने के लिए, जबकि वो दोनों बीस्ट कंफ्यूज खड़े रहते हैं। फिर वो अचानक फॉरवर्ड डैश करता है और एक डेवस्टेटिंग पंच मारता है, जो उनके शरीरों को चीरता हुआ पीछे की दीवार को भी शैटर कर देता है। वैन थोड़ा रिलैक्स करता है, एना से पूछता है, वो अब औरत पीसफुली हंसते बात हुए मानती करेगी है, या। ये देखना क्वाइट अम्यूजिंग है कि तुम एक्चुअली एक जादूगर हो। लेकिन वो वैन को बता देती है कि सोरैक अब यहाँ नहीं है ब्रो। वैन तुरंत पूछता है, वो मर्सनरी गया कहाँ? वो जवाब देती है, बिना पैसे लिए मैं कोई इन्फो नहीं दूंगी। वैन उससे कहता है, बोलो कितना चाहिए? ये सुनकर वो जेन्युइनली चौंक जाती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो उसके गुंडों से लड़ रहा था। हमारा लड़का क्लियर कर देता है, मैं कोई पेटी मर्डरर नहीं हूं, ओके? वो तो बस सेल्फ डिफेंस था। और फिर वो इन्फो के लिए पैसे देने की ऑफर करता है। एना कामली बोलती है, 10,000 गोल्ड। वैन को लगता है ये तो एकदम रिडिक्युलस है। उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना एक्सपेंसिव होगा। एना कहती है, मैं फ्री में इन्फो नहीं दे सकती ब्रो। वैन पीछे मुड़ता है और कहता है, थोड़ा पेशेंटली वेट करो। ये सुनकर एना क्यूरियस हो जाती है कि आखिर ये पैसे कहाँ से लाने वाला है। फिर वो ब्रोकर पूछती है, तुम इतनी डेंजरसली क्यों ऑब्सेस्ड हो उस मर्सनरी को ट्रैक करने में? और प्योरली लक से वो गेस करती है, क्या उसने तुम्हारा फैमिली मर्डर किया? वैन गुस्से में वॉर्न करता है, अपना डान बिजनेस देख, वरना तुम्हारा ये प्रिटी लिटिल फेस 2 टुकड़ों में होगा। एना को उसकी धमकी जरा भी रजिस्टर नहीं होती। वो बस स्माइल करती रहती है और टीज करती है, ओहो तुम तो टू स्कैरी साउंड कर रहे हो। फिर वैन मर्सनरी स्ट्रीट की ओर बढ़ता है और गिल्ड में अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता है। रिसेप्शनिस्ट एक्सप्लेन करता है, काम तो क्विक है, लेकिन वेटरन्स को पहले मिशन पिक करने का चांस मिलता है, सो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वैन आर्म्स क्रॉस करके सोचता है, ये तो जितना सोचा था उससे ज्यादा टाइम लेगा। वो वंडर करता है कि क्या कोई फास्टर वे है पैसे कमाने का। वो फ्लैशबैक में जाता है। उसने सीरियसली ब्रोकर को थ्रेटन करने का सोचा था इन्फो के लिए, लेकिन फिर रियलाइज किया कि एना कोई ऑर्डिनरी वुमन नहीं है। अननेसेसरी एनिमीज बनाने का कोई रीजन नहीं था। उसे अपनी आंट की बात याद आती है, जो कहती थी, ईमानदारी से काम करो। लेकिन तभी एक औरत उसकी थॉट्स इंटरप्ट करती है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है, मुझे एक न्यूबी मर्सनरी ढूंढो। ये सुनकर वैन का अटेंशन तुरंत उसकी ओर जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसकी ओर पॉइंट करके कहता है, वैन ने अभी अभी रजिस्टर किया है। दोनों में कुछ बातें होती हैं। फिर वो लड़की अपनी हुड नीचे करती है और अपनी रिक्वेस्ट एक्सप्लेन करने लगती है। वो ब्लंटली बोलती है, एक रात के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये सुनकर वैन और रिसेप्शनिस्ट दोनों कंप्लीटली स्टन्ड रह जाते हैं। वैन वॉक अवे करने लगता है, जबकि रिसेप्शनिस्ट उसे स्कोल्ड करता है, ये ऐसी चीजों की प्लेस नहीं है। लड़की जल्दी से क्लियर करती है, मेरा मतलब एस्कॉर्ट के लिए था। लेकिन वैन टॉप जी की तरह वॉक करता रहता है, जबकि वो डेस्परेटली पीछे से चिल्लाती है, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। तभी एक ह्यूज बफ गाय उस लड़की के पास आता है और जॉब लेने की ऑफर करता है। पूछता है, पे कितना है? लड़की बताती है 10,000 गोल्ड। ये सुनकर वैन इंस्टेंटली अपने ट्रैक्स पर फ्रीज हो जाता है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो कोई वेल नोन मर्सनरी हायर नहीं कर सकती, लेकिन वो बड़ा वाला इंसिस्ट करता है कि उसे रीकंसिडर करना चाहिए। वो बिग बास्टर्ड कहता है, मैं उस किड से बेटर हूं, और लड़की को ग्रैब कर लेता है। लड़की चीखती है, छोड़ो मुझे। इससे वो और गुस्सा हो जाता है और स्नैप करता है, तुझे ग्रेटफुल होना चाहिए कि मेरा ग्रीसी सेल्फ भी हेल्प ऑफर कर रहा है।
लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़े, हमारा लड़का उसके राइट बिसाइड प्रकट होता है और कामली बोलता है, अपने हैंड्स हटा। बॉल्ड गाय कंफ्यूज दिखता है। वैन अपने चिलिंग लुक के साथ रिपीट करता है, अपने ग्रीसी फिंगर्स मेरे डियर बैंक अकाउंट के बॉडी से हटा, वरना तुझे इतना अगली कर दूंगा कि तेरी मदर भी प्यार नहीं करेगी। इधर जंगल में कहीं एक विलेज को गुंडों ने रैंसैक कर दिया। वो अपने लीडर मर्कल को बताते हैं, पेजेंट हाउसेस में ज्यादा लूट नहीं मिला, सो ऑर्गन्स हार्वेस्ट करके कुछ प्रॉफिट कर लेते हैं। मर्कल कहता है, जो चाहे करो, लेकिन मेन टास्क का क्या? लियोन हाउस होल्ड की बेटी को किडनैप करना था। थक कंफर्म करता है और मर्कल उसे 3 बेस्ट मैन पिक करने और अगले दिन रेडी रहने को कहता है। फिर वो एक बॉडी की ओर पॉइंट करके कहता है, इसे हैंग करो फिर निकलो। थक बोलता है, मैं तुरंत 3 लोग स्टैंड बाय पर रखता हूं। लेकिन इससे पहले कि वो फिनिश करे, मर्कल चिल्लाता है, नहीं, और मैजिक से उसे लिफ्ट कर लेता है। थक पूछता है, मैंने क्या रॉन्ग किया? मर्कल एक्सप्लेन करता है, तूने कुछ रॉन्ग नहीं किया, बस मुझे एक बॉडी हैंग करने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। फिर वो सैविज बोलता है, मैं तुझे उसी तरह डाइसेक्ट करके उस बॉडी के बगल में हैंग करना चाहता हूं, परफेक्ट सेट बनाने के लिए। टैवन में हमारा हीरो कुछ मीट एंजॉय करता है, लेकिन उसकी एम्प्लॉयर ऑकवर्डली साइलेंट बैठी है। अचानक वो टेबल पर फिस्ट मारती है। वैन पूछता है, फूड पसंद नहीं आया क्या? वो चीखती है, इसे फूड कहना भी मुश्किल है। विजिबली अनकंफर्टेबल वो कहती है, उस मर्सनरी को ह्यूमन चेयर बनाना बंद करो। वैन पूछता है, क्या तुम ये इसलिए बोल रही हो कि तुम उसकी जगह सिट करना चाहती हो? वो डिस्गस्टली चिल्लाती है, नहीं। वैन डिसअपॉइंटेड होकर साय करता है और मर्सनरी को छोड़ देता है, लेकिन छोड़ने से पहले उसे और कुछ किक्स मारता है और वेस्ट ऑफ ऑक्सीजन को चिल्लाकर कहता है, मेरे प्रेशियस क्लाइंट पर अपने फिल्दी पॉज मत डालो, वरना तुझे इतना अगली कर दूंगा कि तेरी मदर भी प्यार नहीं करेगी। लड़की उसके बगल में खड़ी होकर चिल्लाती है, रुक जाओ, वो मर जाएगा। वो अपोलोजाइज करती है, लेकिन साथ ही ग्लैड फील करती है कि उसका मर्सनरी एक स्किल्ड न्यूबी है जो जॉब डिस्क्रिप्शन से परफेक्टली मैच करता है। वैन इसे शेम बुलाता है, ह्यूमन चेयर कंफर्टेबल था यार। फिर बिजनेस की बात करता है। वो पूछता है, तुम कितनी दूर ट्रैवल करने वाली हो सिंस तुमने मुझे एस्कॉर्ट के लिए हायर किया है? वो एक्सप्लेन करती है, मुझे युआना किंगडम की बॉर्डर तक ले चलो, इसके लिए हमें फॉरेस्ट से गुजरना पड़ेगा। वैन सवाल उठाता है, 10,000 कॉइन्स में एस्कॉर्ट क्यों हायर करे कोई? समथिंग फिशी लग रहा है। वो कहता है, लगता है तुम या तो फ्यूजिटिव हो या किसी एक्सट्रीमली पावरफुल फैमिली की एयर। लियोन बताती है, मैं बस एक बहुत वेल्दी आदमी की बेटी हूं जो मुझे अपने पैसे से स्पॉइल करता है। वैन उसकी फिशी स्टोरी बाय नहीं करता। लियोन साय करती है, अगर तुम्हें सस्पिशियस लगता है तो मैं दूसरा मर्सनरी हायर कर सकती हूँ। लेकिन वैन सरकास्टिकली सिचुएशन डिफ्यूज करता है, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ कभी रूड नहीं हो सकता ब्रो। इससे वो पिस्ड ऑफ हो जाती है। वो पूछता है, कब निकलना है? वो कहती है, जितना जल्दी उतना बेटर। वैन सजेस्ट करता है, तो तुरंत मूव करते हैं, मैं अपने क्लाइंट का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो अग्री करती है। अगले दिन वो माउंटेन्स के रास्ते जर्नी शुरू करते हैं। लियोन को लगता है कि वो ऑलरेडी हाफ वे पहुंच गए हैं और वंडा करती है कि क्या मर्सनरी हायर करना जरूरी भी था, क्योंकि जर्नी अब तक पीसफुल रही है। लेकिन तभी वो वैन को सिग्नल देता है, रुक जाओ और साइलेंट रहो। वो पूछती है, प्रॉब्लम क्या है? वैन सेंस करता है कि एक और मैजिकल बीइंग का माना है और केयरफुली डाकुओं के फुटस्टेप सुनता है। वो बता पाता है कि कम से कम 4 लोग हैं और उनमें से एक स्पेशली डेंजरस है। तभी मर्कल प्रकट होता है और चिल्लाता है, पीकिंग करना बैड हैबिट है, और एक एनर्जी बीम वैन की ओर शूट करता है। वैन क्विकली डॉज करता है, जबकि मर्कल लियोन को आइडेंटिफाई करके अपने थग्स को कहता है, इसे अलाइव कैप्चर करो। लियोन डिस्ट्रक्शन को शॉक में देखती है, जबकि हमारा लड़का गेस करता है कि ये बस वार्निंग अटैक था और कुछ डेंजरस आने वाला है। तभी उसे राइट साइड से ठग सेंस होते हैं। फाइट इरप्ट हो जाती है। वो अपने फिस्ट से उनके स्ट्राइक्स ब्लॉक करता है। अचानक एक ठग उसके पीछे लियोन को ग्रैब करने के लिए प्रकट होता है, लेकिन हमारा हीरो सिंपली पैरी करता है। वैन उनके डैगर्स को पैरी करता है और पीछे खड़े थक को रियर किक मारकर एक फेटल ब्लो देता है। फिर वो प्रिंसेस को पकड़ता है और पीछे जंप करता है। जैसे ही उसकी इंजरीज हील होती हैं, वो लियोन से कहता है, हर हाल में मेरे पीछे रहो। वो चुपचाप मान लेती है। वैन थग से पूछता है, तुम लोग कौन हो? जिस बैंडिट एनपीसीज हो क्या? वो जवाब देते हैं, लड़की को छोड़ दो और चले जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो। ये सुनकर हमारा हीरो बोलता है, मैं तभी जाऊंगा जब तुम मुझे 10,000 गोल्ड कॉइन्स दोगे। फिर से फाइट किक ऑफ हो जाती है। वैन उनके स्ट्राइक्स को अपने पंचेस से मीट करता है और किसी तरह उन्हें बे में रखता है। थग सोचते हैं कि ये लड़का बस कोई हॉट शॉट है, रून कास्टर नहीं जैसा उन्होंने पहले सोचा था। लेकिन वैन रिवील करता है, मैं तो बस नाइस खेल रहा था ब्रो, अब उसकी जरूरत नहीं। पोलाइट तरीके से उन्हें स्टूपिड बुलाकर वो उनके नीचे स्नीक करता है और अटैक्स की बौछार शुरू कर देता है। एक पावरफुल पंच और एनर्जी ब्लास्ट के साथ फॉलोअप करता है। जब डस्ट सेटल होती है तो जहां थग्स खड़े थे वहां सिर्फ 2 जोड़ी जूते बचे रहते हैं।
वैन उन्हें क्लाउन्स का झुंड बुलाता है, जबकि लियोन वंडर करती है कि उससे छोटा लड़का इतना केपेबल कैसे हो सकता है। वो इमेजिन करती है कि अगर उसका फादर ये देखता तो अमेजमेंट से थ्रिल्ड हो जाता। तभी शैडोज से मर्कल बोलता है, रून कास्टर्स अक्सर एक दूसरे का मैना सेंस करते हैं और मैना की क्वांटिटी बताती है कि कास्टर कितना स्ट्रांग है। वैन प्लेफुली जवाब देता है, मैं तो सोच रहा था कि ये क्रीचर भाग गया, इतना लेट रिप्लाई किया। लेकिन मर्कल सवाल करता है, एक बच्चा मेरे जितना मैना कैसे रख सकता है? वो कहता है, चाहे तुम बॉर्न विद इट हो, मैं पहले तुझे डाइसेक्ट करूंगा क्योंकि तुम जैसे के ऑर्गन्स एक्सीलेंट होंगे। रिवील होता है कि मर्कल एक मैड एनाटमिस्ट है जिसका गैंग पीपल ट्रैफिकिंग, ऑर्गन्स हार्वेस्टिंग और हर ईविल चीज के लिए जिम्मेदार है। मॉन्स्टर वैन से कहता है, लड़की को सौंप दो और मैं तुझे पेनलेसली डाइसेक्ट करूंगा लाइक अ जेंटलमैन। लेकिन हमारा हीरो उसकी जेनरस ऑफर ठुकरा देता है। यह सुनकर मर्कल पिस्ड ऑफ हो जाता है और एक और एनर्जी बीम शूट करता है। लेकिन वैन वही खड़ा रहता है और लियोन से पूछता है, क्या तुमने वेल्दी मर्चेंट की बेटी होने का लाए बोला? लियोन जवाब देने से पहले ही वैन उसे पीछे से ग्रैब करता है और बीम के सामने ह्यूमन शील्ड की तरह धकेल देता है। ये देखकर मर्कल भी वंडर करता है, व्हाट द हेल इस लड़के के दिमाग में चल रहा है। लियोन शॉक में खड़ी रहती है, समझने की कोशिश करती है कि अभी क्या हुआ। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, वैन तेरा दिमाग खराब है क्या? मर्कल डिमांड करता है, क्या तू रियली इसका बॉडीगार्ड है? इससे लियोन भी कंफ्यूज्ड हो जाती है। इधर वैन एक पल के लिए जोन आउट करता है, रियलाइज करता है कि उसने इंस्टेंटली ब्लास्ट रीडायरेक्ट किया, मतलब वो स्किल्ड सॉर्सरर है। वैन क्विकली फिगर आउट करता है कि मॉन्स्टर का गोल लड़की को अलाइव कैप्चर करना है, जो उसे रिडिकुलस लगता है क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देगा। वो लियोन से कहता है, इस बार तुम्हारा लाए इग्नोर करता हूं, जबकि वो चिल्लाती है, तूने मुझे ऑलमोस्ट अनलाइव कर दिया। फिर वो कैजुअली उसके शोल्डर पर हैंड रखता है और बोलता है, मैं तुझे बेसबॉल की तरह थ्रो करने वाला हूं। लियोन फ्रीक आउट करती है। वैन उसे रीएश्योर करता है, रिलैक्स यार। फिर उसका क्लोक पकड़ता है और फुल स्पीड से मोमेंटम बिल्ड करने दौड़ता है। अगले मोमेंट में वो उसे प्रो पिचर की तरह स्काई में लॉन्च कर देता है। मॉन्स्टर चिल्लाता है, कहां भाग रहा है? मॉन्स्टर फुल स्पीड से रश करता है, लेकिन वैन ऑलरेडी 2 कदम आगे है। वो अटैक डॉज करता है, मॉन्स्टर के फुट को लैच करता है और दूसरा फिस्ट चार्ज करता है। मॉन्स्टर के फेस पर स्क्वायर स्मैक मारता है, अटैक्स डॉज करते हुए, और एक एक्सप्लोसिव पंच सीधे गट में फिनिश करता है। मॉन्स्टर लीडर कुछ स्टेप्स पीछे स्टंबल करता है और हंसने लगता है। वैन सेंस करता है कि कुछ ऑफ है। उसके अटैक्स लैंड हुए, लेकिन कुछ ने उन्हें कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। मर्कल अपने मसल्स फ्लेक्स करता है और कहता है, पहले तुझे डिस्ट्रॉय करूंगा, फिर लड़की से डील करूंगा। मॉन्स्टर अपनी हैंड उठाता है जो ग्लो करने लगती है और वॉर्न करता है, बीट डाउन के लिए रेडी हो जा। साइकिक रून उसे अपनी स्टोर्ड पावर को डिवास्टेटिंग ब्लास्ट में रिलीज करने देता है और वो ऐसा करता है, लेकिन वैन लास्ट सेकंड में डॉज कर लेता है। मॉन्स्टर लंच करता है, वैन को डिफेंसिव पर फोर्स करता है। वैन इमीडिएटली नोट करता है कि रून हैंड टू हैंड कॉम्बैट को ग्रेटली बूस्ट करता है। वो अपना पूरा बॉडी टेंस करता है और इनकमिंग स्ट्राइक्स को डॉज करते हुए रश करता है। मर्कल एक और ब्लास्ट रिलीज करता है, जिसे वैन नैरोली अवॉइड करता है और काउंटर में मॉन्स्टर के बॉडी पर पावरफुल पंच मारता है। लेकिन मॉन्स्टर साइकिक एनर्जी से शील्ड करनाता है, जिससे वैन को थोड़ा रिट्रीट करना पड़ता है। वैन सेकंड बाय सेकंड इरिटेट होता जाता है, जबकि मर्कल टॉन्ट करता है, हमारे पास सेम मैना है, लेकिन स्किल्स में ह्यूज गैप है। मॉन्स्टर कहता है कि वैन को लड़की से मिलने वाले 10,000 गोल्ड से कई गुना ज्यादा कमा सकता है। वो हंसता है, इतने स्किल्स के लिए पॉकेट चेंज? मैं तो 2 विलेजेस रेड करके इतना कमा लेता हूं। ये सुनकर वैन का नर्व हिट होता है। वो विलेजेस के बारे में पूछता है और मर्कल प्राउडली अपने सारे इविल डीड्स एनलिस्ट करता है जो टॉप डॉलर पे करते हैं। वो पूछता है, ऑफर अच्छा है ना? वैन सडनली हंसने लगता है। मॉन्स्टर सेलिब्रेट करता है, मेरा कैरेक्टर जजमेंट कभी रॉन्ग नहीं होता। लेकिन वैन करेक्ट करता है, मैं तो इस पथेटिक मॉन्स्टर से बात करने की सोच पर हंस रहा हूं। वो फाइटिंग स्टांस लेता है और कहता है, इसके बारे में सोचकर ही मैं एक्सट्रीमली टिक्ड ऑफ हो रहा हूं। मैंने डिसाइड कर लिया है, तुझे पीस बाय पीस टेयर करूंगा। मर्कल उसे डम बुलाता है, तूने अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी। लेकिन वैन का पेशेंस खत्म हो चुका है। वो रश करता है और अटैक्स की बौछार शुरू कर देता है। मॉन्स्टर उसे डम बुलाता है कि वो शील्ड पर अटैक कर रहा है, लेकिन वैन को परवाह नहीं। वो बार बार पंच मारता है और लगभग 1000 हिट्स के बाद शील्ड कंप्लीटली शैटर हो जाती है, जिससे मॉन्स्टर ऑफ गार्ड हो जाता है। इससे पहले कि मर्कल प्रोसेस करे कि ये कैसे हुआ, वैन उसके आर्म पर अटैक करता है और उसे ब्लो ऑफ कर देता है। मर्कल पेन में स्क्रीम करता है। वैन रुकता नहीं, वो मॉन्स्टर को एब्सोल्युटली फ्लोर पर मॉप करता है और उसे ट्री में ड्राइव कर देता है। मर्कल एक्सट्रीमली टिक्ड ऑफ हो जाता है और डिक्लेयर करता है, मुझे तेरे ऑर्गन्स में इंटरेस्ट नहीं रहा। वो वैन को ब्लेम करता है और एक पावरफुल अटैक चार्ज करता है, स्ट्राइक ऑफ ब्लड। पीसफुल फॉरेस्ट अचानक लाइट से इरप्ट होता है और डेवास्टेटिंग ब्लास्ट रास्ते की हर चीज को डस्ट कर देता है। मर्कल इंस्टेंटली नोटिस करता है कि कुछ ऑफ है। वो चिल्लाता है, मुझे यकीन था कि हमारे पावर लेवल सेम थे। वैन अपनी ऑरा मैक्स्ड आउट करके खड़ा रहता है, अटैक को एफर्टलेसली लेता है और पूछता है, तूने रियली कहा कि हमारे मैना लेवल सेम है? वो मर्कल को कंप्लीट डंस बुलाता है। मर्कल शॉक में फ्रीज हो जाता है, वंडर करता है कि ये एक्सट्रीम मैना कहां से आया।
इससे पहले कि मर्कल नेक्स्ट मूव करे, वैन कहता है इनफ इज इनफ। वो इंस्टेंटली डिस्टेंस क्लोज करता है और मॉन्स्टर को ऑर्डर करता है फाइनली डाई। वो अपना स्पेशल मूव एक्टिवेट करता है, डिस्ट्रक्शन फिस्ट। मर्कल रैपिड अटैक्स के सामने हेल्पलेस हो जाता है। वैन उसके बॉडी में मैसिव होल रिप कर देता है। कुछ देर बाद हमारा हीरो खुद को क्लीन करता है, अपने आर्म्स को रीबैंडेज करता है और रैकेट से कामली वॉक अवे करता है। पीछे मर्कल का बॉडी मैसिव एक्सप्लोजन में लाइट अप होता है। वैन क्वाइटली खुद से कहता है शायद अब टाइम है अपनी रून की क्लाइंट को ढूंढने ताकतें का। ऐसी हैं जो जमीन को चीर सकती हैं, पहाड़ों को काट सकती हैं और यहाँ तक कि समय और अंतरिक्ष की दीवार को भी पार कर सकती हैं। ये मिस्टीरियस पावर्स अननेचुरल फोर्सेस हैं जो फिजिक्स के लॉज को फॉलो नहीं करती। इन सारी रून पावर्स में आक्यूरा नाम की रून अनडाउटेडली सबसे डेंजरस है, जो एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन ला सकती है। और इस पावर के साथ वैन अभी अटून महाद्वीप पर हिस्ट्री का नया चैप्टर लिख रहा है। सीन शिफ्ट करता है वैन की ओर, जो लियोन को एक पेड़ के सहारे रेस्ट करते देखता है। वो कहता है, मुझे पहले ही पता था तुम फाइन होगी गर्ल। लेकिन लियोन उसे ईयरफुल लेना शुरू करती है। तूने सब कुछ ब्लो अप कर दिया। वैन ट्री पर पंच मारकर उसे साइलेंस कर देता है और कहता है, मुझे अच्छे से पता है तुम डर्टी सीक्रेट्स छिपा रही हो। फिर वो काम हो जाता है और बोलता है, मुझे उन डिटेल्स की परवाह नहीं, बस रिक्वेस्ट के पैसे दो। लियोन जल्दी से उसे कॉइन्स का बड़ा पाउच देती है। वैन लीव लेने के लिए मुड़ता है, तभी वो उसे पुकारती है। वैन स्लाइड कंफ्यूजन में हेड टर्न करता है, लेकिन लियोन क्वाइटली कहती है, कुछ नहीं। वो डेस्परेटली उसे अपने फैमिली के पास ले जाना चाहती है, लेकिन एक यंग मर्सनरी को ब्रूटल वॉर में ड्रैग नहीं करना चाहती। उसे रिग्रेट होता है कि वो ऐसा नहीं कर पाई। फिर भी उसके पास कोई चॉइस नहीं बचता और वो फाइनली अपने फैमिली के पास लौटने का डिसाइड करती है। बाद में वैन एना के पास लौटता है और गोल्ड का बैग उसकी ओर टॉस करता है। एना अम्यूजमेंट के साथ कमेंट करती है, मुझे प्रिटी कॉन्फिडेंट था कि तू सक्सीड करेगा। वैन उसे हरी करने को कहता है, इन्फो दे जल्दी। एना जवाब देती है, मैं सिर्फ आधा प्रॉमिस्ड गोल्ड लूंगी। ये सुनकर वैन सीरियसली कंफ्यूज हो जाता है। एना एक्सप्लेन करती है कि वो कैसरा को ट्रैक नहीं कर पाई क्योंकि उसे लोकेट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो उसके बारे में सारी डिटेल्स और उन लोगों की लोकेशन देगी जो जानते होंगे कि वो कहाँ गया। वैन कहता है, जल्दी स्पिल कर। एना पूछती है, क्या तुम टीज नाम के मर्सनरी गिल्ड के बारे में जानते हो? देखो, टीज एक ऐसा गिल्ड है जो असैसिनेशंस और एस्पियनाज जैसे मेजर क्राइम्स में एक्टिव है। ग्रुप का लीडर कोई और नहीं बल्कि केसुराक है। पास्ट 5 सालों में टीज का इन्फ्लुएंस इतना ग्रो हो चुका है कि अब वो इजीली एक छोटा किंगडम हैंडल कर सकता है। यही रीजन है कि केसुराक और टीज के मेन बेस को लोकेट करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट हो गया है। एना फिर चिल्लाती है, लेकिन मैं इजीली गिव अप करने वाली नहीं हूं। उसने गिल्ड के एक टॉप ऑफिशियल को लोकेट कर लिया है। वो एक पोस्टर उठाती है और कहती है, ये रहा वो। ये एक रूथलेस असैसिन है जो कंसीलमेंट रून की पावर यूज करता है और अपनी लाइफ में कभी रिक्वेस्ट फेल नहीं किया। ये सुनकर वैन पीसेस जोड़ता है, अगर ये गिल्ड का पार्ट है तो इसे कसुराक की लोकेशन पता होगी। वो पूछता है, वो अभी कहाँ है? एना बताती है कि उसके सोर्सेज के मुताबिक वो मोस्ट लाइकली वालहिल्डा सिटी में है, जो बोगला किंगडम की कैपिटल है। इधर मर्कल गैंग के बेस पर एक नया थ्रेट उभर चुका है। फ्लोर पर बॉडीज के हीप्स पड़े हैं और सीन एक ब्लडी मैसेकर की तरह दिखता है। एक लोन फिगर प्रकट होता है और मर्कल के सारे लैकीज को अपने आर्म पर स्ट्रैप्ड ब्लेड से इम्पेल कर देता है। ठग्स एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी नहीं बच पाता। एक सर्वाइवर चिल्लाता है, खुद को एक्सप्लेन कर। असैसिन सिंपली जवाब देता है, मैं ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूं। पनिशमेंट इसलिए दी जा रही है क्योंकि तुम लोग सिरसरा के मिशन में फेल हुए। ठग चिल्लाकर जवाब देता है, केवल इसलिए क्योंकि हमें कभी बताया नहीं गया कि लड़की की गार्ड एक मॉन्स्टर मर्सनरी कर रहा था। वो मर्कल की डेथ के लिए उसे ब्लेम करता है। असैसिन कोल्डली अपोलोजाइज करता है, लेकिन कहता है, हमें भी नहीं पता था कि मर्कल किसी रैंडम मर्सनरी से हार जाएगा। ठग डिमांड करता है कि क्या एक डम मिस्टेक की वजह से हमें वाइप आउट किया जा रहा है? दिस इज टू फार। लेकिन असैसिन एक्सप्लेन करता है कि इसे बस एक लो लेवल वॉरियर की पनिशमेंट समझो। ठग इसे लाइटली नहीं लेता और अपने क्रू को एक साथ चार्ज करने का कमांड देता है। वो टच रून का मालिक है जो उसे माना का मैसिव हैंड क्रिएट करने देता है और वो असैसिन को क्लैम्प करने की कोशिश करता है। ठग्स हर डायरेक्शन से स्वॉर्म करते हैं, लेकिन असैसिन क्वाइटली एडवांस में अपोलोजाइज करता है। इससे पहले कि कोई सिंगल ब्लो लैंड करे, वो वैनिश हो जाता है। फिर इससे पहले कि वो रियलाइज करें, वो ठग के पीछे मटीरियलाइज होता है और बिना वार्निंग के उसे ब्रूटली 2 टुकड़ों में स्लाइस कर देता है। कार्नेज खत्म होने के बाद एक और आदमी असैसिन से पूछता है, जॉब फिनिश हुआ? असैसिन सार्कास्टिकली जवाब देता है, क्या तुझे ब्लड सोक्ड ग्राउंड नहीं दिखता?
खुद चेक कर अगर ट्रस्ट नहीं। आदमी उसकी बात मान लेता है और असैसिन उसे गेट लॉस्ट करने का ऑर्डर देता है। लेकिन ठग इंसिस्ट करता है कि मर्कल के किलर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। वो बताता है कि किलर के फेस, आईज और नेक पर ब्लैक स्कार्स हैं। ये सुनकर असैसिन रियलाइज करता है कि उसे हीरो को भी टेक डाउन करना होगा। वो पूछता है, और कुछ जानना चाहिए? ठग उसकी बिग ब्रेन एनर्जी की तारीफ करता है और सकअप करने की कोशिश करता है, लेकिन असैसिन स्वे नहीं होता। ठग प्रॉमिस करता है कि वो कैसोरैक को उसका वर्क रिपोर्ट करेगा और चला जाता है। असैसिन एक बीट अप स्मोक निकालता है और मूनलाइट में साइलेंटली खड़ा रहता है, उस मर्सनरी के बारे में वंडर करते हुए जिसके आईज और नेक पर स्कार्स हैं। सीन कट करता है हमारे हीरो वैन की ओर, जो वही स्कार फेस्ड आदमी है। वो एना से कहता है, बोगरा किंगडम ज्यादा दूर नहीं है। फिर वो टारगेट का नाम पूछता है। असैसिन साई के साथ एक्सहेल करता है, सोचता है कि उसका वर्क ऑलरेडी कट आउट है। उसका नाम रिवील होता है, हॉका। लगता है दोनों बैड बॉयज एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं।